इस मीटिंग में एक लीडर किस्म का आदमी अंदरूनी सिंध से आया था। इसने रिपोर्ट दी कि हर तरफ कामयाबी हासिल हुई है। डकैती, रहजनी और अगवा की वारदातें इतनी ज़्यादा कराई जा रही हैं कि अभी अभी पता नहीं चलता कि हमारे सामने घूमने फिरने वाले लोगों में से कौन डाकू और कौन पुरअमन शहरी हैं। हमने अमन व अमान तो रहने ही नहीं दिया। पाकिस्तान के अखबारों में खबरें छपती रहती थीं कि सिंध में गैर मुल्की हाथ काम कर रहा है। बाज़ खबरों में साफ लिखा होता था कि इंडिया का जासूसी और तखरीब कारी का इदारा रॉ सिंध और कराची में सरगर्म है, और ये खबरें तो हर रोज़ अखबारों में छपती थीं कि आज फ़लाँ फ़लाँ जगह डाके की वारदातें हुई हैं और फ़लाँ फ़लाँ को डाकू अगवा करके ले गए हैं। इतना खौफनाक मसला खबरों तक ही महदूद रहता था। अगर कोई कार्रवाई होती थी तो सिर्फ ये कि एक दो वज़रा के बयान अखबारों में छप जाते थे। सिंध में शहरियों के जानो माल की पूरी हिफाजत की जाएगी, हम सिंध में अमन कायम करके दम लेंगे, सिंध की सूरत हाल हमारे काबू में है, हमने फैसला कर रखा है कि डाकुओं को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। ये बयानात ऐसे ही ड्राइंग रूमों में बैठ कर दिए जाते थे जिस तरह के ड्राइंग रूम में इंडिया के तखरीबकारों के लीडरों की मीटिंग हुआ करती थी। एक तरफ खाली अल्फाज थे, दूसरी तरफ अमल ही अमल था, तबाही और बर्बादी का सामान था। पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तानियों को थपकियां दे देकर सुला रहे थे। भारतीय लीडर पाकिस्तान की तबाही को तेज़ तर करने के लिए सरापा अमल बने हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान से अपने एजेंटों की एक फ़ौज तैयार कर ली थी। वीना का बड़ा भाई अमजद उन दिनों अपने कारोबारी सिलसिले में कराची गया और एक होटल में ठहरा। अगले रोज़ वो एलिफ्टेंट स्ट्रीट में जा रहा था तो इसे एक कार में से लूसी एक आदमी के साथ निकलती नजर आई। अमजद कुछ दूर जाकर रुक गया और लूसी पर नज़रें जमाए रखी। लूसी एक दुकान में चली गई। अमजद देखता रहा। उसे लूसी के निकलने का इंतज़ार करना पड़ा। लूसी कमोबेश आधे घंटे बाद निकली और इस आदमी के साथ कार में बैठ गई। अमजद ने टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा कि फलां गाड़ी के पीछे चलो। टैक्सी ने लूसी की गाड़ी का ताकुब शुरू कर दिया। अमजद ने टैक्सी ड्राइवर को ज़्यादा पैसों का लालच दिया था, इसलिए ड्राइवर बड़ी उस्तादी से गाड़ी का ताकुब कर रहा था, वरना कराची की ट्रैफिक में किसी गाड़ी का ताकुब कोई आसान काम नहीं होता। लूसी की गाड़ी शहर से निकल गई और कोठियों की एक कॉलोनी में दाखिल हो गई। कई मोड़ काट कर गाड़ी एक कोठी में चली गई। अमजद ने टैक्सी की रफ्तार कम करवा के कोठी का नंबर देख लिया और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि उसे वापस इसी जगह ले जाए जहां से वो आए थे। मेजर उस्मान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी इस पर ऐसी कैफियत तारी होती थी जैसे नशे में हो, और कभी ऐसी जैसे नशे से टूटा हुआ हो। आमतौर पर इस पर गनूदगी सी तारी रहती थी, जिसकी सूरत ऐसी थी जैसे वो अपनी बीवी और बच्चों से उकताया हुआ हो और इनसे बेरुखी बरत रहा हो। कभी घर में आता तो ज़रा सी बात पर भी बिगड़ जाता और बीवी या बड़े बच्चे पर, जो अभी 3 साल का था, गुस्सा निकालना शुरू कर देता। वो जब गुस्से वाली मिजाजी कैफियत में होता था तो दूध पीते बच्चे के रोने पर भी भड़क उठता और बीवी को बेनुकत सुनानी शुरू कर देता। इस घर में 1 मिनट गुजारना भी मुहाल है। बच्चों को तमीज़ सिखाना माँ का काम है। इस घर में दाखिल होने को जी नहीं चाहता। ये घर ही जहन्नम है। और ऐसे ही बेशुमार ताने थे जो इसकी ज़ुबान पर चढ़ गए थे, और जब इसके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता तो ये अल्फाज तीरों की तरह वीना पर बरसना शुरू कर देते थे। पहले पहल वीना अपनी दफ़ा में कुछ बोलती थी, लेकिन इसका बोलना लड़ाई झगड़े का बायस बन जाता था। मेजर उस्मान कुछ समझने की बजाय मुश्तइल होकर आग बगोला बन जाता, और कभी तो इस पर ऐसा बावलापन तारी हो जाता कि वो वीना पर हमला करने पर उतर आता था। लेकिन अब वीना ने अपने रवैये में ये तब्दीली पैदा कर ली थी कि वो उस्मान की हर कड़वी कसैली बात, बल्कि गालियां भी सुनकर पी जाती थी। वो समझ गई थी कि उस शख्स पर उस लड़की का जादू इस हद तक सवार हो गया है कि इसकी शख्सियत और इसकी सोचें भी उसी के कब्जे में हैं। वीना ने अपने रवैये में ये तब्दीली उसी रोज़ पैदा कर ली थी जिस रोज़ उस्मान ने इसे गुस्से में कहा था कि तुम अपने घर दफ़ा क्यों नहीं हो जाती। उस्मान ने यह भी कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ तो मुझे रूहानी सुकून महसूस होगा। उस्मान वीना ने गुस्से का जवाब गुस्से में देने की बजाय पुरअज़म लहजे में कहा था, मैंने अगर इस घर से और तुम्हारी ज़िंदगी से निकलना होता तो कभी की निकल गई होती। लेकिन उस्मान, मैं तुम्हारी इस हैसियत को कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे बच्चों के बाप हो। अगर तुम इस एजाज़ को, इस सआदत को कबूल नहीं करते तो मैं तुम्हें ये कहूँगी कि हिम्मत करो और मुझे इस घर से निकाल कर देखो। बकवास बंद करो, उस्मान ने दांत पीस कर कहा। तुम नहीं निकलोगी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट कर तुम्हारी लाश गंदे नाले में फेंकाऊंगा। याद रखो उस्मान, वीना ने मतीन से लहजे में कहा था, मेरी जिन बातों को तुम आज बकवास कह रहे हो, कल यही बातें तुम्हारे ज़ख्मों पर मरहम का काम करेंगी। वक़्त आने दो। ये कहकर वीना दूसरे कमरे में चली गई थी।
वह उस रोज़ के बाद खामोश हो गई थी। मेजर उस्मान ने इसके साथ बढ़ बढ़ कर बदतमीजियाँ, वाही तबाही और ताने जारी रखे थे। वीना समझ गई थी कि इसके खामन को हिप्नोटाइज कर लिया गया है। वो अब खामन की बजाय खुदा से हम कलाम होती थी। वो खामन की रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई हालत देख रही थी। उसे मालूम था कि उस्मान शराब भी पीता है, लेकिन इस पर जो गनूदगी की कैफियत तारी रहने लगी थी वो शराब का नशा नहीं था। वो जब कभी खुशबाश घर आता था तो वीना समझ जाती कि शराब पी कर आया है, लेकिन यह गनूदगी किसी और ही नशे की थी और ये कोई बहुत ही बुरा नशा था। इसमें शगुफ्ता मिजाजी के बजाय डिप्रेशन होती थी। अगर डिप्रेशन नहीं होती थी तो मिजाज में गुस्सा भर जाता था। वीना रूहानी अजियत में मुब्तला थी। इसकी रूह नाकाबिल बर्दाश्त अजाब को बर्दाश्त कर रही थी और इसने ये सूरत हाल कबूल कर ली थी। लेकिन जब वो अपने बड़े बच्चे को देखती थी तो अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती थी। बच्चा बाप को पहचानता था। इसे मालूम था कि ये बाप है और इससे इसे प्यार मिलना चाहिए, और बच्चा अपना हक समझता था कि बाप इसे उठाए और ज़रा बाहर घुमा फिरा लाए। मगर बाप की हालत ये थी जैसे इसने इस बच्चे को अपना समझना ही छोड़ दिया था। वीना को ये देखकर बहुत दुख होता था। वो तालीम याफ्ता लड़की थी, जानती थी कि जो बच्चा प्यार से महरूम होता है और जिसे प्यार के बजाय धुतकार या फिटकार मिलती है वो इसी उम्र में एबनॉर्मल हो जाता है। अगर बाप मर चुका हो तो माँ बच्चे को ये कहकर बहला ही लिया करती है, तुम्हारे अब्बू हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। वीना को यही गम खाए जा रहा था कि कपड़े लते, खाने पीने और तालीम के लिहाज से तो इसके बच्चे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। शहर के बेहतरीन और हाई क्लास स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ेंगे, लेकिन बाप के प्यार और बाप की शफकत की महरूमी की वजह से इनकी जहनीत मुजरिमाना हो जाएगी और ये इखलाक और किरदार की बुलंदी पर नहीं बल्कि उम्मीद पस्तियों में ज़िंदगी गुजारेंगे। वीना अल्लाह के हुजूर रो रो कर यही एक दुआ मांगती थी, अल्लाह मेरे बच्चों को इनका बाप वापस दे दे। एक रात उस्मान घर आया। बच्चे सो गए थे। वीना जज्बाती खलफशार में उलझी हुई जाग रही थी। वैसे ही बच्चों के पास लेटी हुई थी। दरवाजे की घंटी बजी तो इसने दरवाज़ा खोला। वो उस्मान था जिसके मुंह से अस्सलाम वालेकुम के अल्फाज भी ना निकले। वीना ने अस्सलाम वालेकुम कही तो उस्मान चुपचाप इसके करीब से गुजर गया। खाना लाऊं? वीना ने कमरे में जाकर रस्मी तौर पर पूछा। नहीं, उस्मान ने ऐसी बेरुखी से कहा जिसकी वीना आदी हो चुकी थी। चाय या कॉफ़ी? नहीं, उस्मान ने कहा। वीना ने फ़ौरन नोट कर लिया कि उस्मान की जहनी हालत सही नहीं। वो तो अब इसके चेहरे को देखकर एक सेकंड में पहचान लेती थी कि वो नशे में है या नशे से टूटा हुआ है। उस रात वो नशे से टूटा हुआ लगता था, लेकिन इसके मिजाज में गुस्सा नहीं था। पानी लाओ, उस्मान ने इस तरह कहा जैसे थका हुआ आदमी घर आकर नौकर को कोई काम कहता है। वीना पानी लेने चली गई। वापस आई तो इसने देखा कि उस्मान मेज़ के दराज में से कुछ निकाल कर दराज बंद कर रहा था। वीना ने इसके हाथों की हरकत देखी। इसके हाथ में गोलियों का एक पत्ता था और उस्मान इसमें से गोलियां निकाल रहा था। वीना जब इसके पास पानी लेकर पहुंची तो उस्मान 4 गोलियां निकाल चुका था और बाकी पत्ता अपनी जेब में डाल रहा था। वीना ने ये पत्ता देख लिया और वो जान गई कि ये कैसी गोलियां हैं। उस्मान जब गोलियां मुंह में डालने लगा तो इसने दूसरा हाथ वीना की तरफ पानी का गिलास लेने के लिए किया। वीना ने गिलास पीछे कर लिया और दूसरे हाथ से इसका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें गोलियां थीं। ये क्या बेहुदा हरकत है? उस्मान ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था, अफसुर्दगी सी थी। उस्मान, वीना ने उस्मान की आंखों में आंखें डालकर बड़े पुख्ता अंदाज में कहा, ये गोलियां नहीं खाने दूंगी। क्यों? उस्मान ने पूछा। क्या है इन गोलियों में? मेरा सर दर्द कर रहा है और ये सर दर्द की गोलियां हैं। उस्मान, वीना ने ऐसे जुर्रतमंदाना लहजे में कहा जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को किसी गलत हरकत से रोक रही हो। मैंने कहा है मैं तुम्हें ये गोलियां नहीं खाने दूंगी। बाहर से खाकर आ जाते तो ठीक था। क्या मुझे परेशान करके तुम्हें खुशी होती है? मैंने कह दिया है ये गोलियां नहीं खाने दूंगी, वीना ने कहा। क्या मैं अपने सर दर्द का कोई इलाज न करूं? ये सर दर्द तुम्हारा नहीं मेरा है, वीना ने कहा। मैं जाहिल और अनपढ़ नहीं। मैं कहती हूँ इस लड़की को जो हमारे दरमियान आ गई है घर ले आओ, इसे बेडरूम में ले जाओ। खुदा की कसम खाकर वादा करती हूँ उफ नहीं करूँगी, लेकिन ये गोलियाँ नहीं खाने दूंगी। वीना हैरान हो रही थी कि आज इस शख्स का गुस्सा कहाँ गया। उस्मान ने बड़े आराम से अपनी गोलियों वाला हाथ वीना के हाथ से छुड़ाकर जेब में डाल लिया। तुम क्या समझती हो? उस्मान ने पूछा। ये कैसी गोलियां हैं जो तुम मुझे खाने नहीं दे रही? ये जहर तो नहीं कि खाकर मर जाऊंगा? जहर खा लो तो वो अच्छा है, वीना ने कहा। तुम मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे और मैं कुछ दिन रो पीट कर चुप हो जाऊंगी और इस सूरत हाल को कबूल कर लूँगी कि मेरे बच्चे यतीम हो गए हैं। लेकिन तुम वो जहर खा रहे हो जो तुम्हें मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा।
तुम हर रोज़ ऐसी खुदकुशी करते हो जो तुम्हारी दिमागी सलाहियतों और जिस्मानी तवानाई को आहिस्ता आहिस्ता मार रही है। मैं जानती हूँ ये ट्रैंक्विलाइज़र हैं जो डॉक्टर किसी मरीज़ को जहनी सुकून के लिए देते हैं और कुछ लोग ये नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुझे आज पता चला है कि तुम गनूदगी की हालत में क्यों रहते हो। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारी नसीहतों की और तुम्हारे फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं है, मेजर उस्मान ने कहा, और बेहतर यह है कि तुम मुझे तन्हा छोड़ दो। किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या गैर ज़रूरी है ये मैं बेहतर समझती हूँ, वीना ने कहा, और मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मेजर उस्मान पलंग पर जाकर यूं बैठा और लेट गया जैसे गिर पड़ा हो। वीना को यह ख़तरा नज़र आ रहा था कि उस्मान इसकी बातों पर गुस्से में आ जाएगा और चूँकि वो नशे से टूटा हुआ है इसलिए हर ओछी हरकत कर गुजरेगा। फिर भी वो उस्मान के पास पलंग पर बैठ गई। इसने देखा कि उस्मान की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो जानती थी कि उस्मान के अंदर कोई नफ्सियाती खामी है जिसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ये कमज़ोरी जो कुछ भी थी वो उभर आई थी और उस्मान बेबस सा लग रहा था। ये मर्दों का शेवा नहीं उस्मान, वीना ने कहा। कोई मसला है तो मर्दाना वार उसका मुकाबला करो। आज मैं तुम्हारे साथ दो टोक बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मसला ये है कि तुम दो औरतों में बट गए हो, बल्कि सही सूरत ये है कि तुम दो औरतों के दरमियान इस तरह पिस रहे हो जिस तरह गंदुम का दाना चक्की के दो पत्थरों के दरमियान आ जाता है और अपनी असलियत खो बैठता है। एक वो औरत है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते और एक मैं औरत हूँ जो तुम्हें छोड़ नहीं सकती। चार ना सही वीना, उस्मान ने कहा, 2 गोलियां खा लेने दो। चलो 2 खा लो, वीना ने कहा। मैं तुमसे वादा करती हूँ उस्मान, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। जो जी में आए करो, लेकिन खुदा के लिए और फिर अपने बच्चों के लिए ये गोलियां खानी छोड़ दो। वीना ने उठकर पानी का गिलास उस्मान को दिया और उस्मान ने 2 गोलियां खा ली। वीना इसके साथ बातें करती रही और उस्मान पर गनूदगी तारी होती गई। वीना को शायद पहली बार पता चला था कि उस्मान ट्रैंक्विलाइज़र गोलियों का आदी हो चुका है। इसे क्या पता चलता, ये तो उस्मान को भी मालूम नहीं था कि वो गोलियों का आदी किस तरह हुआ था। हालांकि दोस्तों ने इसे बताया था कि लूसी इसे धोखे में मशरूब, चाय, कॉफ़ी वगैरह में ट्रैंक्विलाइज़र पिला रही है। उस्मान ने सिर्फ इतना तस्लीम किया था कि वो जब इसके हाथ से उठता है तो इस पर नशे जैसी गनूदगी तारी होती है, लेकिन वो इस गनूदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा था। अब लूसी की जुदाई का गम वो इन गोलियों के ज़रिए दबाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं समझ रहा था कि वो इन गोलियों का नशई हो चुका है और ये गोलियां इसके लिए जहनी बेसाखियां बनती जा रही हैं। अजब बात यह है कि वीना की तो वो ऐसी बात भी बर्दाश्त नहीं किया करता था जिसमें इसका फ़ायदा ही क्यों ना होता, लेकिन उस रात उसने वीना की हर बात बर्दाश्त कर ली और 4 गोलियां खाने की बजाय 2 गोलियां खाईं। वीना उस वक़्त वहाँ से उठी जब मेजर उस्मान कपड़े बदले बगैर सो गया था। वीना बहुत बड़ा बोझ दिल पर लेकर वहाँ से उठी। उस बोझ को तो वो बर्दाश्त कर रही थी कि इसका खामन किसी और लड़की के कब्ज़े में आ गया है, लेकिन इस बोझ तले के इसका खामन नशावर गोलियों का आदी हो गया था। इसकी हड्डियाँ टूटने लगीं, लेकिन वीना बेबस थी। अगली शाम मेजर समी और कैप्टन आसिफ मेजर उस्मान से मिलने इसके घर आए। यार, आज तुमने अच्छा किया कि आ गए हो, उस्मान ने कहा। आज तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ। ये कोई नई खबर तो नहीं, मेजर समी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक वो वक्त था कि मुझे डिप्रेशन होती थी तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करता था। तुम कितने जिंदा दिल थे कि तुम्हें देखते ही डिप्रेशन हवा हो जाती और दिल बाग बाग हो जाता था, मगर अब किसी ने अपने ऊपर डिप्रेशन तारी करनी हो तो वो तुम्हारे पास आ बैठे। ये सब इश्कबाजी का नतीजा है, कैप्टन आसिफ ने कहा। इश्कबाजी भी मशकूक लड़की के साथ? इसका कोई फ़ोन आया? नहीं यार, उस्मान ने जवाब दिया। आएगा भी नहीं, मेजर समी ने कहा। वो जहाँ है वहाँ इसने तुम जैसा कोई और फांस लिया है। मैं तुम्हें किस तरह बताऊं यार, मेजर उस्मान ने झिंझला कर कहा। वो ऐसी नहीं, इसकी कोई मजबूरी होगी कि वो फ़ोन नहीं कर सकी। मैं जानता हूँ मेरे बगैर वो किस तरह ज़िंदा होगी। अगर ये जानना चाहते हो कि वो किस तरह ज़िंदा होगी तो मैं तुम्हें कराची की एक कोठी का एड्रेस देता हूँ, मेजर समी ने कहा। खुद जाकर देख लो कि तुम्हारे बगैर इसकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। कैसा एड्रेस, उस्मान ने पूछा। ये लो, मेजर समी ने कागज़ का एक टुकड़ा मेजर उस्मान के हाथ में देते हुए कहा। खुद कराची चले जाओ और छुप कर इस कोठी पर नज़र रखना, तुम्हें अपनी महबूबा नज़र आ जाएगी। इसे किसने देखा है वहाँ, उस्मान ने पूछा। ये बताने की ज़रूरत नहीं, मेजर समी ने कहा। हम तुम्हें बता चुके हैं कि ये लड़की इंटेलिजेंस की नज़र में है और मुझे पल पल की खबर मिल रही है। मेजर इम्तियाज़ ने बताया होगा, मेजर उस्मान ने कहा। किसी ने भी बताया हो, मेजर समी ने कहा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ इसे तुम जैसे एक और आदमी के साथ शॉपिंग करते और फिर इस कोठी में जाते देखा गया है।
मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने उस्मान को यह सोच कर न बताया कि यह खबर वीना के बड़े भाई अमजद ने दी है। अगर अमजद का हवाला दिया जाता तो उस्मान फ़ौरन बिगड़ जाता और कहता कि ये सब झूठ है। उस्मान, मेजर समी ने कहा, हम दोनों को यकीन है कि तुम हमें अपना हमदर्द समझते हो और सोच भी नहीं सकते कि हम तुम्हें धोखा देंगे। ऐसी बात क्यों कहते हो जो 100% से भी ज़्यादा सही हो? उस्मान ने कहा, मैंने तुम्हारे खुलूस और तुम्हारी मोहब्बत पर कभी शक नहीं किया। हमारी मोहब्बत और बेतकल्फ़ी की मिसाल ये है कि आसिफ कैप्टन है और वैसे भी ये मुझसे और तुमसे बहुत जूनियर है, लेकिन यह हमें तुम और तू कहकर बात करता है। क्या आर्मी में इस तरह होता है? बाज़ जूनियर कैप्टन सीनियर कैप्टनों को सर कहकर बात करते हैं, लेकिन हमारी बेतकल्फ़ी कुछ और है। उस्मान यार, कैप्टन आसिफ ने कहा, एक तरफ तुम हमारी मोहब्बत को और हमारे खुलूस को दिल की गहराइयों से कबूल करते हो और दूसरी तरफ तुम हम पर अजीबो गरीब शुबे करते हो। हमारी हर उस बात का जिसका ताल्लुक इस मशकूक लड़की के साथ हो बुरा मानते हो। देख आसिफ, उस्मान ने कहा, मेरे दिल में अपने खिलाफ शुबे तुमने खुद पैदा किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लड़की को अगवा किया गया था और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगवा तुमने और मेरे सालों ने किया था। अगर मैं लड़की के इस इल्ज़ाम को झूठ समझ लूँ कि तुमने इसकी आबरूरेज़ी की थी तो ये मेरे लिए कोई मसला न रहता। मसला ये है कि तुम लोगों ने इसे अगवा क्यों किया, इसके जिस्म के साथ खेलने के लिए या किसी और मकसद के लिए? अमजद और अख्तर ने तो इसे इसलिए अगवा किया था कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और इनकी बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी मजबूत हो जाए, लेकिन लड़की वहाँ से भाग आई। मुझे अफसोस तुम दोनों पर आता है। ये मुअम्मा हल हो सकता है, मेजर समी ने कहा, सिर्फ इस सूरत में कि लड़की हमारे दरमियान मौजूद हो। लेकिन उस्मान, तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम भाभी वीना और तुम्हारे बच्चों को देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि तुम एक मशकूक लड़की के जाल में फंसे हुए पागल हुए जा रहे हो, तो यूं लगता है जैसे तुम एक सरसब्ज निखलिस्तान में जिसमें शफाफ पानी का चश्मा है बैठे हुए थे और बैठे बिठाए एक शराब के पीछे चल पड़े। हमारी बातों पर ज़रा गौर करो। मैं जाहिल तो नहीं समी भाई, मेजर उस्मान ने कहा, ये नसीहतें और ये लेक्चर मैं ख़ुद दूसरों को दे सकता हूँ। तुम जो कहना चाहते हो वो मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी जहनी कैफियत बताना चाहता हूँ। उस्मान की आवाज़ दब सी गई और इसने सर झुका लिया। सर उठाया तो इसके दोस्तों ने देखा कि इसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, इसके मुंह से सिसकी से निकली थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मदद करो। और इसने फिर सर झुका लिया। होश में आ यार, मेजर समी ने कहा, अपनी इस हालत को देखो उस्मान, तुम जैसा मजबूत आसाब वाला और इतना इंटेलिजेंट किस जहनी हालत तक पहुंच गया है सिर्फ एक गैर औरत के पीछे। अपनी इतनी खूबसूरत बीवी और फूलों जैसे 2 बच्चों को धुतकार कर तुम किस पागलपन में जा पहुँचे हो? इसे कहते हैं असल रास्ते से हटकर गलाजत में औंधे मुँह गिर जाना। मेजर उस्मान, कैप्टन आसिफ बोला। ओ शट अप आसिफ, उस्मान ने आसिफ को डांटते हुए कहा। प्राइवेट महफिल में मुझे मेजर न कहा करो, जिस तरह मैं तुम्हें कैप्टन नहीं समझता। प्लीज़ फॉर गॉड सेक। थैंक यू उस्मान, आसिफ बोला। आई एम सॉरी, मैं कहना ये चाहता था कि तुम्हारी ये हालत इस लड़की के साथ सिर्फ इश्क व मोहब्बत की वजह से नहीं हुई। तुम मानो या न मानो, हम जानते हैं कि तुम्हारी जहनी तबाही में ट्रैंक्विलाइज़र गोलियों का ज़्यादा हाथ है। वो बदबख्त तुम्हें धोखे में नींद की ये गोलियां गोल गोल कर पिलाती रही और फिर तुम खुद भी इनके आदी हो गए। क्या तुम ये भी नहीं समझते कि ये गोलियां जहनी मरीज़ों और पागलों को दी जाती हैं या उन मरीज़ों को दी जाती हैं जिन्हें किसी वजह से नींद नहीं आती, लेकिन डॉक्टर चंद दिनों बाद ये गोलियां बंद कर देते हैं? हाँ यार, उस्मान ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। मैं आज ये एतराफ़ भी करना चाहता हूँ, ये सही है कि मैं इन गोलियों का आदी हो चुका हूँ कि ज़रा सी परेशानी होती है या इस लड़की का ख्याल आ जाता है तो मैं 2-3 गोलियां मुंह में डालकर पानी पी लेता हूँ। मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं मर ही गया हूँ।